हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? लास्ट टर्म तक हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव सीखी थी। प्रोग्रेसिव वेव जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब एनर्जी का प्रोपोगेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दोनों था। तो उस केस में हम लोगों को इक्वेशंस मिले थे y दैट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, x और t दोनों था। यहाँ पे a एम्पलीट्यूड था, उसके बाद साइन kx माइनस ओमेगा टी था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब आज हम लोगों को इसके रिफ्लेक्टेड वेव का नेचर और इक्वेशन और उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ द टू वेव्स के बारे में जानना है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट वेव को एक रिजिड मीडियम के साथ रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो उसका क्या नेचर हो रहा है उसको देख रहे हैं। अगर कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास इस तरीके से बंधी है, एक रिजिड बॉडी से इस तरह से बंधी हुई है टाइट, तो जो भी लूप है वो प्रोग्रेसिव है, वो आगे बढ़ रहा है। उस केस में जो वेव है उसका इक्वेशन a sin kx माइनस ओमेगा टी है। सो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव, ये इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव है जो कि लेफ्ट से राइट में जा रही है, और यहां पे a इसका एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो a है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव है। तो रिफ्लेक्टेड वेव का नेचर हम लोगों का कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये लूप जो ऊपर था वह लूप रिफ्लेक्टेड वेव में नीचे हो जाएगा एंड डायरेक्शन ऑफ वेव पलट जाएगी। पहले लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट है। सेम रस्सी में जो रिफ्लेक्टेड वेव हो रही है उसकी डायरेक्शन पलट गई। यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी पलट गया है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आया माइनस से। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव हम लोगों को अब मिल जाएगा y दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t इक्वल टू a की जगह हो गया माइनस a, साइन अपने जगह पे है kx प्लस ओमेगा टी। अगर रिफ्लेक्टेड वेव है तो उसका इक्वेशन है माइनस a साइन kx प्लस ओमेगा टी। कब? जब यहां पे रिजिड मीडियम था। फॉर लूजली बाउंड मीडियम और फॉर ओपन बाउंड्रीज, तो अगर हम लोगों के पास स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से अटैच्ड है, यहाँ पे रिंग बना हुआ है, लूप बना हुआ है, ढीला है, लूजली बाउंड है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड तो a जाते समय पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या इक्वेशन है y x t फंक्शन इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। पर इस लूजली बाउंड का रिफ्लेक्टेड वेव का जो नेचर होगा वह कुछ इस तरीके का होता है, मतलब एम्पलीट्यूड उसी डायरेक्शन में होता है जैसे कि इंसिडेंट वेव का था। एम्पलीट्यूड a का a ही रह गया, डायरेक्शन इसकी पलट गई, तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है y दैट इज फंक्शन ऑफ x t। a हम लोगों को पॉजिटिव मिल रहा है, साइन kx प्लस ओमेगा टी मिल जाएगा। तो केवल डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज होने के कारण माइनस की जगह यहां पे आ गया प्लस, यहां पे भी डायरेक्शन चेंज होने के कारण माइनस की जगह पे प्लस आ गया। तो यहां पे जो लूजली बाउंड है उसमें एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन वही की वही रहती है, जबकि रिजिड में डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है, पर यहां पे लूजली बाउंड होने के कारण न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लग रहा है। यहां पे देखिए ये रिजिड है और यहाँ पे लूप बना हुआ है। लूप का मतलब है लूजली बाउंड या ओपन बाउंड्रीज। यहाँ पे ओपन बाउंड्रीज है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लग रहा है। तो ये जाने वाली वेव और आने वाली वेव का था सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेनेवर टू आर मोर देन टू वेव्स ओवरलैप्स ईच अदर, then they forms a resultant wave of same nature। अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स साइनोसाइडल नेचर की हैं, साइन के फंक्शन के साथ हैं जैसे कि यहां पे है, तो उस केस में रिजल्टेंट वेव भी साइन के फंक्शन के साथ ही हमें मिलती है। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर ओवरलैप हो रही है तो रिजल्टेंट वेव दे रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर रिजल्टेंट वेव के किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y
इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम और वेक्टोरियल सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स। कॉन्स्टिट्यूएंट वेव की डिस्प्लेसमेंट है y1, y2, y3 अप टू yn, अगर 2 से ज्यादा है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का एल्जेब्रिक सम, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव, और वेक्टोरियल सम, वेक्टोरियल में भी ऊपर वाला पॉजिटिव होगा नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो हमें रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, whenever two or more than two waves overlaps each other, then they forms resultant wave, and at any instantaneous time the displacement of resultant wave which is formed is equal to vectorial sum or algebraic sum of displacements of constituent waves at that particular time। तो ये हम लोग के पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, रिजल्टेंट दे रही हैं, तो उस रिजल्टेंट वेव का नेचर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। यहां पे हम लोगों के पास 2 वेव है, y1 का इक्वेशन है, y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, जाने वाली वेव है a sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। मतलब दोनों के बीच एक कॉमन फेज डिफरेंस है 5। इसका फेज है kx माइनस ओमेगा टी और इसका फेज है kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। मतलब इसका फेज 5 इससे ज्यादा है, दूसरी वाली का फेज पहली वाली से 5 एंगल ज्यादा है। यहां पे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा y1 प्लस y2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। यहां पे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि CD फॉर्म या AB के फॉर्म में है। तो यहां पे जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो y, कैपिटल Y इज इक्वल टू a, तो कॉमन निकल गया, a कॉमन निकल गया है। उसके बाद यहां पे हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना है वहां पे आएगा 2 sin a प्लस b बाई 2। साइन के साथ इसको अगर a मान लें, ये b मान लें, तो a प्लस b बाई 2, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस b बाई 2। और दूसरी जगह मिलेगा cos, ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है a माइनस b। a माइनस b का मतलब हो जाएगा हम लोगों के पास kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx, यहां पे माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी, और ये मिल गया माइनस 5 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की है a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Y इज इक्वल टू a, 2 भी बाहर आ गया तो 2a, यहां पे हम लोग को मिल रहा है साइन kx माइनस 2 ओमेगा टी प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इनटू, यहां पे हम लोग को मिलेगा cos kx से kx कैंसिल हो गया, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, हम लोग को यहां पर मिल रहा है माइनस 5 बाई 2। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू 2a, यहां से 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 इंटू कॉस माइनस 5 बाई 2। कॉस में माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस 5 बाई 2 विल बी इक्वल टू कॉस 5 बाई 2। तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा 5 बाई 2, ये रूल है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को मिल रहा है 2a cos 5 बाई 2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। यहां पे जो इंटरफेयरिंग वेव्स, ओवरलैपिंग वेव्स थी वो साइन के फॉर्म में थी, तो रिजल्टेंट वेव भी ये साइन के फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है
cos phi by 2 दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r इज व्हाट, r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो यहां पे मिल रहा है r sin kx माइनस ओमेगा t प्लस phi by 2। तो बेसिकली r की वैल्यू हम लोग को मिल रही है 2a cos phi by 2, जो कि इनिशियल फेज ऑफ टू वेव्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इनिशियल फेज फाई की वैल्यू 0 होती तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो उस केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें मिलता है 2a। और अगर फाई की वैल्यू पाई के बराबर होती तो cos पाई बाई 2 मीन्स cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो उस केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दैट इज आर वैल्यू मिलती 0। तो अब इसके बेस पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेव कब मिलेगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको इरेज करते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि अगर दो वेव्स जिसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी और दूसरा है y2 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये जब ओवरलैप कर रही थी तो इसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हम लोग के पास आया था 2a cos phi by 2 और इसकी वैल्यू आई थी sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई by 2। ये इक्वेशन थोड़ी देर पहले आया था जिसमें कि ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। और ये हम लोग जानते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां पे है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ वेव भी बढ़ेगी। यहां पे इफ इनिशियल फेज फाई की वैल्यू 0 2 पाई में भी हमें 0 ही मिलेगा, 4 पाई या 2n पाई है। तो उस केस में r जो कि हम लोग के पास है 2a cos phi by 2, फाई की वैल्यू 0 रखने पर यहां पे हम लोगों को मिल जाएगा 2a cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे मिल जाएगा 2a इंटू 1 मीन्स 2a। एम्पलीट्यूड हम लोगों को डबल मिल रहा है कब, जब इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों वेव्स का 0 2 पाई या 4 पाई। अगर हम इसको पिक्चराइज करना चाहें, हमारे पास एक वेव ये है, दूसरी वेव भी सेम इसी तरीके की है, ये ऐसे गया ऐसे है, सेम इसी तरीके की। तो यहां पे एम्पलीट्यूड इसका a है, इसका भी एम्पलीट्यूड a है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इस केस में फाई है हम लोगों के पास 0 डिग्री फाई होने के कारण ये वेव है फाई 1 और ये वेव है फाई 2। तो फाई इनिशियल एंगल 0 होने के कारण हमें रिजल्टेंट वेव जो भी मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से मिलेगा। जब क्रस्ट से मिलेगा तो एम्पलीट्यूड डबल हो गया, और ट्रफ से मिलेगा तो भी एम्पलीट्यूड डबल हो गया। यहां पे एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है 2a, यहां पे भी मिल रहा है 2a। इसका मतलब यह है कि अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जब इंटरफेयरिंग वेव्स या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने वाली वेव का इनिशियल फेज फाई 0 2 पाई 4 पाई या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड हमें डबल मिल रहा है तो इंटेंसिटी भी डबल मिलेगी, और इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी जरूरत हम लोगों को 12th क्लास में बहुत ज्यादा पड़ेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऐड होकर डबल मिल रहा है। ऐड होकर डबल मिलने का मतलब है क्रस्ट के साथ मीट कर रहा है, तो हमें बड़ा क्रस्ट दे रहा है या ज्यादा एम्पलीट्यूड दे रहा है। इसको हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका थोड़ा नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। अगर हम लोगों के पास दो वेव्स हैं, एक वेव y1 ये इस तरीके से कुछ है, इसका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव कुछ इस तरीके से है। हम लोगों के पास देखने से लग रहा है कि दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस पाई के बराबर है। यहां पे y2 है हम लोगों के पास a sin kx माइनस ओमेगा टी, और इसका फेज पहले के मुकाबले क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इन दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस पाई के बराबर है। ये जब ऊपर है तो ये नीचे है, इसका वाइब्रेशनल ऊपर है तो इसका वाइब्रेशनल मोड नीचे है। तो इन दोनों के बीच का फेज पाई के बराबर है। और अगर हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, दैट इज आर की वैल्यू तब हो जाएगी 2a cos पाई बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहां पे हम लोग को मिल गया 0, मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0। तो इस केस में हम लोगों को जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसमें क्रस्ट ट्रक के साथ न्यूट्रलाइज हो गया। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा ही नहीं, अर्थात वह इंटेंसिटी पूरी की पूरी लूज कर जाएगी, लो इंटेंसिटी होगी। यहां पे एक चीज का जानना जरूरी है कि जब एम्पलीट्यूड्स ऐड हो रहे थे, अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड a की वैल्यू a ही होती और दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड 2a होती, तो a एंड 2a 3a, यहां पे हम लोग को मिल जाता 3a, और 3a का स्क्वायर करते तो मिल जाता 9a स्क्वायर, इंटेंसिटी उसकी 9 टाइम्स हो जाती। यहां पे अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड है a और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है 3a, तो a माइनस 3a मीन्स माइनस 2a। माइनस 2a का अगर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर। नेगेटिव वाला पोर्शन स्क्वायर करते समय पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में हमें डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड के कारण इंटेंसिटी कम मिलेगी। यहां पे हमने जो केस दिया उसमें एग्जैक्टली 0 मिल रही है। तो जहां पे इंटेंसिटी कम मिलती है या 0 मिलती है उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे हम लोग को मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड के कम होने के कारण इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड के बढ़ने के कारण इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद अब हम लोग स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स देखेंगे। स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन अ बाउंडेड रीजन। एक बाउंडेड रीजन, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वह ऑर्गन ट्यूब हो, उस बाउंडेड रीजन में इंसिडेंट जो जाने वाली वेव है, रिफ्लेक्टेड जो टकरा के लौटने वाली वेव है, उनके ओवरलैपिंग के कारण हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलती है जिसमें कि x और t अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। यहां पे x और t साइन के साथ मिल रहा था, वहां पे x और t साइन और कॉस के साथ सेपरेट होकर मिलता है। और स्टैंडिंग वेव्स में अनलाइक द प्रोग्रेसिव वेव हमें नोड्स एंड एंटी नोड्स मिलते हैं। नोड्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंड एंटी नोड्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और दो नियर बाई पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस यहां पे नहीं मिलता है, मींस स्टेशनरी वेव में फेज डिफरेंस नहीं है, जबकि हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव में फेज डिफरेंस है। तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है उसका, उसको भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के फॉर्म में ही स्टडी कर सकते हैं। उसका बहुत ज्यादा डीप आपके सिलेबस में नहीं है, पर तो भी एलिमेंट्री चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है। तो इसको पहले इरेज करते हैं, तब हम लोग स्टेशनरी वेव के बारे में स्टडी करते हैं।